नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ठाकरे ब्रदर्स का गेम ओवर, पवार भी निपट गए। मोदी फडणवीस ने महाराष्ट्र में कैसे चमत्कार टाइप कुछ कर दिया है, आज इसके बारे में बात हो। ना राहुल चले ना उद्धव, राज ठाकरे के लात मारने और रसमलाई का ऐसा जवाब मिला कि गजब छीछा लेदर हो गई है, वो आपको दिखाऊंगा। ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में ऐसा क्या कर दिया कि पूरा इंडी गठबंधन भयंकर तनाव में होगा, आज ये भी लाया हूं। इसके अलावा मोदी का हिंदुत्व ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान, अब बंगाल में ममता के साथ खेला होगा क्या? कोर्ट में गिरी ममता तो बंगाल में अलग बवाल मच गया। अब मोदी बंगाल में ऐसा क्या करने वाले जो गेम चेंजर होगा क्या? दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में पहुंच गया, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, वो तस्वीर जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा, आपके लिए लाया हूं। भव्य राम मंदिर के बाद वो रामायण मंदिर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा, आज उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लाया हूं कि वहां क्या चल रहा है। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी आप जब 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल पंप का मालिक उस 1 लीटर पेट्रोल के बिक्री से कितना कमाता है, सोचे हैं कभी? आज ये भी बताऊं, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हम स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10 साल की यह जर्नी सिर्फ एक सरकारी योजना के सफल होने की कहानी नहीं है, यह आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी में एसआईआर की प्रक्रिया अब 19 जनवरी तक चलेगी। इस फैसले से मतदाता विवरण में सुधार और छूटे नाम जोड़ने का और समय मिल जाएगा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मूर्तियां और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़े जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा कि देश की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। मोदी सरकार ने आज गैम्बलिंग वेबसाइट और अवैध बेटिंग से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने करीब 242 अवैध बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत अब तक 7800 इलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्शन लिया जा चुका है। ताजमहल में 3 दिनों तक चलने वाला उर्स परंपरा के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान शाहजहां और मुमताज की कब्रों का दरवाजा अजान के साथ खोला गया। 3 दिनों तक ताजमहल में एंट्री पर कोई फीस भी नहीं लगी। राजस्थान के बालोतरा में 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का 35 किलोमीटर तक पीछा किया और रेस्क्यू के दौरान तेंदुए ने हमला करके एक वन रक्षक को भी घायल कर दिया, जिसके बाद ट्रैंकुलाइजर की मदद से तेंदुए को पकड़ा जा सका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया है। नोबेल लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि मचाडो ने मेरे किए गए कामों के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार मुझे दिया है। हालांकि नोबेल इंस्टीट्यूट ने साफ कर दिया है कि मचाडो अपना पुरस्कार ट्रंप को दे ही नहीं सकती। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ठाकरे ब्रदर्स का गेम ओवर, पवार भी निपट गए। मोदी फडणवीस ने महाराष्ट्र में कैसे चमत्कार कर दिया क्या? न राहुल चले ना उद्धव, राज ठाकरे के लात मारने और रसमलाई का ऐसा जवाब मिला कि गजब छीछा लेदर हो गई। ओवैसी ने बीएमसी चुनाव में ऐसा क्या कर दिया कि पूरा इंडी गठबंधन भयंकर तनाव में होगा। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। चुनाव आते जा रहे हैं, चुनाव जाते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक ऐसा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा बॉस। लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी, मोदी के राज में बीजेपी नए नए इतिहास रच रही है। और अब बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी टीम मोदी ने गर्दा उड़ाकर रख दिया। आज इन नतीजों को कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि मोदी ने कितना बड़ा चमत्कार टाइप कर दिया है। क्योंकि इस देश में राजनीति में नरेंद्र मोदी वो चेंज लेकर आ गए हैं कि दूर दूर तक कोई चैलेंजर ही नहीं रह गया। जो लोग जाति की राजनीति करते थे या फिर भाषा क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स करते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार के चुनाव में और आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों से क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हिंदू नहीं बटेगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में हिंदुओं को जोड़ने का जो प्रयास किया, उसका नतीजा है कि आज की डेट में हिंदू जाति के नाम पे नहीं बिखर रहा। और इसका नतीजा आप देखिए कि बिहार में
बीजेपी की मैसिव जीत हुई, जाति कार्ड चला ही नहीं बाकियों का वहां। भाषा के नाम पर हिंदू नहीं टूट रहा, यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और इसीलिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। क्षेत्रवाद के नाम पर हिंदू नहीं बट रहा है, और इसीलिए बीएमसी के चुनाव में आप देख लीजिए कि मराठी नॉन मराठी कितना लड़ाते रह गए लोग, लात मार देंगे, रसमलाई, क्या क्या कहते रह गए। लेकिन खुद मराठी मानुष ने कह दिया भाई कि ये सब नहीं चाहिए हमको, क्या कर रहे हो, हटाओ। यानी हिंदू की पहचान हिंदू रहे, ना वो जाति में बटे, ना भाषा में, ना वो क्षेत्रवाद में बट जाए। ये नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया है उसके कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं। आप देखिए कि आज महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए। इसमें मोदी और हिंदुत्व की ऐसी आंधी आई बॉस कि इंडी वाले जड़ समेत उड़ गए। जिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबई में धाक होती थी, वो धाक मोदी ने राख कर दी। मोदी और हिंदुत्व की शक्ति के सामने पवार परिवार की सारी पावर धरी की धरी रह गई। पूरा इंडी फ्यूज हो रखा है। महाराष्ट्र में जिन 29 कारपोरेशन के आज रिजल्ट आए, उनमें से 20 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी गठबंधन जीता है। मुंबई की बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए इस साल का पहला चुनाव था बॉस, और पहले ही चुनाव में उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, लेकिन नागपुर में, ठाणे में, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या क्या हुआ है आज आपको देखना चाहिए। यह पूरे महाराष्ट्र की पिक्चर है, सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है। क्योंकि यह भले ही महाराष्ट्र का लोकल चुनाव था, लेकिन इस चुनावी जीत से यह क्लियर कट दिख गया कि लोकल हो या नेशनल, किसी भी लेवल पर नरेंद्र मोदी से इंडी वाले पार नहीं पा रहे। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाए। शरद पवार, अजीत पवार मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से अलग लड़े, क्या कर लिया, फिर वही। मोदी के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाए। आज आपको बताऊंगा कि उन राज ठाकरे का क्या हुआ जो उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कर रहे थे, जिनके गुंडे हिंदी बोलने वाले को पीट रहे थे, जो दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजाने की बात कर रहे थे, जो अन्ना मलाई को रसमलाई कह रहे थे, जो मंच से गाली दे रहे थे। आज वही राज ठाकरे सन्नाटे में हैं, उनकी पॉलिटिक्स का पैकअप हो गया बॉस। उद्धव ठाकरे का किला नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ढहा दिया। लोगों को क्यों कंगना रनौत याद आने लगी हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा तनाव इंडी गठबंधन को ओवैसी ने कैसे दे दिया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ओवैसी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस कैसे हार के बहाने निकाल कर लाई है, क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर देखिए। लेकिन पहले ट्रेलर तो देखिए। आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे हा हिंदुत्ववाद आहे। हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच। संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कहते हैं इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत ये स्पष्ट दिख रही थी, दीवार पर लिखी। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन हो। द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदुत्व और विकास को एक साथ लेकर चल रहे हैं ना बॉस, उस राजनीति का किसी के पास तोड़ ही नहीं है। वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं काम में भी, और हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने को लेकर भी। इंडी वाले कितना भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू बटने को तैयार ही नहीं हो रहा। वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। यह बात हमने बिहार के चुनाव में देखी, जहां जाति की राजनीति खूब होती है, लेकिन मोदी के सामने फेल हो गई। और यह बात अब हम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देख रहे हैं, जहां मराठी मानुष के नाम पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाई जाती है, लेकिन वहां भी मोदी के सामने यह सब नहीं चला। आप महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के आज के रिजल्ट देख लीजिए पहले, फिर आपको बताता हूं कि यह सब कैसे नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है।
आपको समझना चाहिए। लेकिन पहले अभी तक के जो नतीजे और रुझान है उसको आप देखिए। 29 नगर निकाय थे जिनके लिए आज नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि बीएमसी की हो रही है। बीजेपी गठबंधन जो है, बीजेपी प्लस, वो इन 29 में से बस 25 निकाय जीता है। 29 में से, और जो बाकी हैं उनके लिए 4 छोड़ दिया कि ले जाओ तुम लोग भी कुछ रख लो, वैसा वाला हाल है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो जो रिजल्ट आया है उसका लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक का क्या है वो आपको बता देता हूं। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि जो कुल सीटें हैं, इन सारे 29 की बात कर रहा हूं, कुल सीट इन सारे निकायों को अगर आप मिला दीजिए तो वो बैठती है 2869 सीट, सारे निकाय मिलाकर। इन 2869 में बीजेपी जीती कितनी बॉस, या आगे है कुछ में 1421, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो बीजेपी लेके चली गई भाई। इसके बाद है शिवसेना शिंदे जो कि बीजेपी की सहयोगी है, ऑलमोस्ट हर जगह पर, एक आध जगह अलग लड़े, वो लेके चली गई 363। क्या बचा क्या फिर बाकी के लिए? कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये 312 पर सिमट गए हैं भाई। 312, कहां बीजेपी 1421 और कहां राहुल गांधी की कांग्रेस 312। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, भाई इनका तो और बुरा हाल है। उत्तर भारतीयों को लात मारने निकले थे, इनकी पार्टी को कैसे कोहनी मार दी है पब्लिक ने, देखिए 163 पे जीत पा रहे हैं बस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, अजीत पवार वाली, उसको कितनी सीट आई भाई? उसकी है 159। अगर आप देखेंगे एआईएमआईएम, ये सबसे बड़ी चीज देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भाई ये सेंचुरी के करीब पहुंच गए। 94 असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं, और अन्य जो है उसके खाते में 285 सीट है। ये अभी तक के आंकड़े, थोड़ा ऊपर नीचे अभी हो ही रहा है, कई जगहों पे काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये ओवैसी का 94 और ये बीजेपी का 1421, ये दोनों बहुत बड़ा मैसेज। मोदी हिंदू को बटने नहीं दे रहे, ओवैसी जो है खींच खींच के मुसलमान ले जा रहे हैं, और इसका क्या इंपैक्ट होगा आगे बताऊंगा। महाराष्ट्र में इस बड़ी जीत से बीजेपी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उसके विकास और हिंदुत्व को साथ साथ लेकर चलने के फॉर्मूले का तोड़ किसी के पास नहीं है। इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का शुक्रिया, महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के प्रो पीपल गुड गवर्नेंस एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत कर दिया है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और विकास के विजन ने कमाल करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की, जिन्होंने एनडीए के विजन को आगे रखा और विपक्ष के झूठ को भी काउंटर किया। इस जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज पूरे देश का भरोसा एनडीए पर है। यह ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र सरकार के विकास के काम और जन कल्याण के काम पर मुहर लग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात करने वाले और अन्ना मलाई को मंच से गाली देने वाले राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या हश्र हुआ है, और भाई साहब कहां गायब है। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में बीजेपी दफ्तर पहुंचे।
जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। देखिए कैसे माला वाला बड़ी सी पहना दी गई उनको। आप देखिए कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई थी, लेकिन टर्न अराउंड कैसे किया जाता है वो राहुल गांधी को बीजेपी से सीखना चाहिए। बहुत ये गलती, वो कमी, एसआईआर में गड़बड़ी, वोट चोरी, ये वो अडानी अंबानी, यही करते रह जाते हैं राहुल गांधी। और जो काम करता है वो देखिए कैसे पूरी कहानी पलट देता है। बीजेपी ने कमबैक कर दिया भाई, विधानसभा में पहले किया, बंपर जीत हासिल की, अब निकाय चुनाव में ऐसा धुआं धुआं कर दिया कि कोई है ही नहीं सामने। आप ये भी देखिए कि इधर बीजेपी खुलकर जश्न मना रही, सीएम फडणवीस खुद सामने आए, लेकिन उधर जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, इसको लात मार देंगे, उसकी पुंगी बजा देंगे, भाई वो लोग सन्नाटे में हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ये आपको पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि आज ना उद्धव दिख रहे हैं ना राज दिख रहे हैं। दोनों का चेहरा देखने के लिए पब्लिक तरसी हुई है कि देखें जरा लात मारने वाले का चेहरा कैसा दिख रहा है, लेकिन दिख ही नहीं रहे। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर एकदम सन्नाटा पस रहा है, ना कोई कार्यकर्ता दिख रहा है, ना कोई नेता दिख रहा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर क्या नीलबटे सन्नाटा हो रखा है, देखिए जरा। जी हाँ, मैं इस वक्त मुंबई के बांद्रा स्थित कला नगर पर मौजूद हूँ, जो कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का निवास स्थान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा है, ना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना नेता नजर आ गए, ना कोई जोश, ना उल्लास, ना कोई उत्साह। बहुत लोग कह रहे थे कि अगर ये निकाय चुनाव शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकले, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से गायब हो जाएंगे, और ये तो अभी से गायब हो गए। ये सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ठाकरे परिवार का आखिरी किला भी ढहता दिख रहा है, और यह आखिरी किला था मुंबई का। लेटेस्ट आंकड़े जो कह रहे हैं मुंबई के बीएमसी के, अब आपको वो भी बताता हूं। ये तो आपको ओवरऑल महाराष्ट्र का बताया निकाय चुनावों का, अब जरा बीएमसी का जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक आया है। कुल सीट है बीएमसी में, कुल सीट 227 है, 227। अभी तक जो नतीजे आए हैं, अभी तक नतीजे कितनों के आ गए हैं? अभी तक के नतीजे आ गए हैं 193 के, 193 के। इसमें बीजेपी अकेले 76 पर है बॉस, बीजेपी 76। शिवसेना उद्धव वाली जो है वो इस वक्त मौजूद है 61 पर। शिवसेना शिंदे जो है, शिवसेना शिंदे यानी महायुति, उनके पास है 20। तो 20 प्लस 76, 96 तो ऐसे ही हो जा रहा है। कांग्रेस जो है वो है 19 अभी तक। एमएनएस जो है राज ठाकरे की पार्टी, मात्र 6 सीट पे पहुंच, डबल डिजिट में नहीं पहुंच रहा। एनसीपी अजीत पवार ये भी महायुति के हैं, तो इनकी 2 भी जोड़ दीजिए तो 98 हो गया। और सपा जो है वो 2, और एनसीपी शरद पवार जो है वो है 1 सीट पर। और सुनिए, अभी ओवैसी जो है वो 8 सीट पर है, 8। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मुंबई का सबसे बड़ा चुनाव था, लास्ट चुनाव शिवसेना उद्धव गुट के लिए, वो भी उनके हाथ से निकल गया है बॉस। अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना शिंदे का गठबंधन है, अजीत पवार अलग लड़े थे। उधर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का गठबंधन था, शरद पवार इनके साथ थे, लेकिन कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी। अब गठबंधन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी प्लस 96 पर है, एनसीपी अजीत पवार 2, उद्धव गठबंधन 68 पर है, कांग्रेस 19 पर, सपा 2 और एआईएमआईएम अभी 8 पर है। काउंटिंग अभी चल रही है, जैसे ही फाइनल आंकड़ा आएगा हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके गठबंधन को बीएमसी में क्लियर कट लीड दिख रही है अभी तक। और जो ठाकरे परिवार मुंबई की राजनीति को अपना किला मानता था, वो किला ढहता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और यह सब तब हुआ जब अपना किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दुश्मनी भूल गए, एक साथ आ गए। क्या क्या नहीं किए ये लोग। नरेंद्र मोदी पर हमले किए गए, मोदी के हिंदुत्व को कोसा। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि बीजेपी उन्हें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। दोनों ठाकरे भाइयों ने मुंबई में हिंदी बनाम मराठी का कार्ड खेला। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को लात मारने की धमकी दी। राज ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजा देने की बात कही। लेकिन मुंबई की पब्लिक ना हिंदी मराठी में बटी, ना क्षेत्रवाद पर बटी। उसने ठाकरे भाइयों की इस पॉलिटिक्स को करारा जवाब दिया।
वरना ये वो बीएमसी है जहां 25 साल से शिवसेना का राज था। आज शिवसेना लुढ़क कर नीचे आ गई। आप सुनिए महाराष्ट्र के चुनाव जीतने के लिए राज ठाकरे कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। कडे कोणतरी एक तामिळनाडू मधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे. माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू. लात मारने, गाली देने, इस पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र के लोग पसंद नहीं करते। वो राज ठाकरे को वो पहले भी समझा चुके थे और इसीलिए राज ठाकरे का कोई एक विधायक तक नहीं है राज्य में, लेकिन वो कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं समझे। और इसीलिए आप देखिए बीएमसी चुनाव में भी, पूरे महाराष्ट्र में तो एमएनएस खत्म ही मामला है, बीएमसी में भी आप देखिएगा, बीएमसी में राज ठाकरे, जरा इनका प्रदर्शन आप देखिए कि इन्होंने क्या ही इस बार तीर मार लिया। ये लड़े कितने पे? ये लड़े बीएमसी के अंदर 53 वार्ड में इनकी पार्टी एमएनएस लड़ी, जीते प्लस आगे 6 जीते हैं और 2 में आगे है, तो दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो मात्र 8। यानी इनका स्ट्राइक रेट जो है, जीत का स्ट्राइक रेट, वो है मात्र 15% का बॉस। 15% जीत का स्ट्राइक रेट है। अब बातें करा लीजिए बॉस की, इसको मार दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा। ये है बॉस, पब्लिक आपको कोहनी मार रही है आपकी पार्टी को। सोचिए उन राज ठाकरे का हाल है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे पूरी मुंबई के ठेकेदार यही हैं। उत्तर भारत से आने वाला, दक्षिण भारत से आने वाला वो हाड़ मांस का इंसान नहीं है। वो महाराष्ट्र में अगर काम करता है तो महाराष्ट्र का फायदा नहीं होता है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहा है, वो टैक्स नहीं चुकाता है क्या? लेकिन गरीब है बेचारा, तो इनके एमएनएस के गुंडे निकलते हैं, मार देते हैं, लपड़िया दिए, 5-25 लोग चले गए, एक आदमी को पकड़ के उसको थप्पड़ थप्पड़ मार दिए, वीडियो बना दिए और महाराष्ट्र के लोगों को दिखा रहे कि देखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा ठेकेदार हूं। महाराष्ट्र की पब्लिक ने कहा हमको ऐसा ठेकेदार नहीं चाहिए, घर बैठे हो तुम। बैठा दिया घर पे पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में, और पहले भी इनको रिजेक्ट किया है। राज ठाकरे विधायक 0 है इनका, सांसद 0 है इनका, बाहर पार्टी 0 है इनकी, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना महाराष्ट्र की राजनीति में कोई हैसियत, ना ही मुंबई में कोई धाक। पहचान क्या है इनकी? बाला साहब ठाकरे के, आदरणीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। और क्या पहचान है इनकी? फिर भी राज ठाकरे बातें ऐसी कर रहे थे जैसे बाप रे बाप, मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में इनसे बड़ा कोई नेता ना हो। राज ठाकरे को उनकी सियासी हैसियत तो अन्नामलाई ने दिखा दी। जिन अन्नामलाई को राज ठाकरे मंच से गाली दे रहे थे, जिस अन्नामलाई को रसमलाई कह रहे थे, उन अन्नामलाई ने जिस जिस जगह प्रचार किया, वहां राज ठाकरे की राजनीति का रसमलाई ने रसगुल्ला बना के छोड़ दिया। राज ठाकरे ने सोचा होगा कि अन्नामलाई को गाली देकर रसमलाई बोलने से मराठी पब्लिक खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पब्लिक जिस कैंडिडेट के लिए अन्नामलाई ने प्रचार किया था और प्रचार के दौरान मुंबई को इंटरनेशनल शहर बताया था, ना सिर्फ वो कैंडिडेट जीता, बल्कि अन्नामलाई ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी जीती। आप देखिए, अन्नामलाई ने मुंबई के वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 47 में प्रचार किया। तीनों वार्ड में बीजेपी के उम्मीदवार को शानदार जीत मिली है। क्या हुआ फिर? रसमलाई करते रह गए, पब्लिक ने आपकी पॉलिटिक्स का रसगुल्ला बना के छोड़ दिया। जिन अन्नामलाई को ये लोग 0 बता रहे थे, जिनको गाली दे रहे थे, वो अन्नामलाई आज हीरो हो गए और मजाक उड़ा रहे हैं लोग उनका जो रसमलाई बता रहे थे। इंडी वालों के कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं आप देखिए। भाई एआई का जमाना है, पब्लिक बहुत निर्मम हो रखी है, तुरंत 2 मिनट में मीम छाप देती है। इस मीम में राहुल गांधी के हाथ में जलेबी लिए खड़े हैं, वो उद्धव ठाकरे के हाथ में रसमलाई थमा दिया है, दोनों के चेहरे उतरे हुए, देवेंद्र फडणवीस विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक और मीम देखिए, इसमें अन्नामलाई हाथ में रसमलाई लेके खड़े हैं, उनके पीछे पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे खड़े, सब हंस रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे ने अन्नामलाई को रसमलाई कहा था। अब मीम में अन्नामलाई वही रसमलाई दिखा रहे हैं कि लोग खा लो भाई, बैठे बैठे मूड ठीक होगा थोड़ा। रसमलाई से जुड़ा एक और मीम देखिए, इसमें महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस भी
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बैठा के रसमलाई खिला रहे हैं, ये एआई से बनाकर दिखाया गया और ये बड़ा वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर सही में रसमलाई ही भेज दी। बग्गा ने कहा कि उद्धव, राज और आदित्य के लिए 3 रसमलाई भेजी है। अन्ना मलाई और रसमलाई वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अन्ना मलाई अपने हाथ से राज ठाकरे को रसमलाई खिला रहे हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ओरिजिनल नहीं है। इतना प्यार तो थोड़ा ही दिखाएंगे वो, लेकिन अन्ना मलाई जो है वो राज ठाकरे को रसमलाई खिला रहे हैं। ये एआई से जनरेट करके वीडियो बनाया गया। उद्धव ठाकरे इस उम्मीद में थे कि राज ठाकरे उनको बचा लेंगे, मराठी वोट नहीं बटेंगे, लेकिन राज ठाकरे फ्लॉप हो गए। खुद तो डूबे, उद्धव ठाकरे को ले डूबे। क्योंकि आप देखिए कि बीएमसी का आखिरी चुनाव साल 2017 में हुआ था। उस चुनाव में उद्धव और बीजेपी साथ लड़े थे। उद्धव की पार्टी ने 84 तो बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिलाया। इस चक्कर में कांग्रेस भी उद्धव से दूर हो गई। साथ लड़े थे मतलब दोनों वैसे तो अलग लड़े थे, लेकिन अलग हुए नहीं थे तब बीजेपी और शिवसेना। जिन वार्ड में गैर मराठी जनसंख्या ज्यादा थी, वहां राज ठाकरे की मारपीट वाली राजनीति के चक्कर में उद्धव को भी नुकसान हुआ। इसलिए यह कहा जा रहा है कि भले ही एमएनएस के वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी को ट्रांसफर हुए हो सकते थे, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे अकेले लड़ते या कांग्रेस के साथ लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर नतीजे होते। गैर मराठियों के सपोर्ट से कांग्रेस ने भी राज ठाकरे से ज्यादा वोट जीत लिए। यानी राज ठाकरे खुद भी डूबे, उद्धव ठाकरे को भी ले डूबे। और इसीलिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जब मैंने देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि इस चुनाव का सबसे बड़ा लूजर राज ठाकरे साबित हो गए। देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ वाला बयान दिया था। इस पर भी मीम बन रहे हैं। अब जैसे ये मीम देखिए, इसमें राज ठाकरे को ही लुंगी पहने हुए दिखा दिया है लोगों ने। राज ठाकरे लुंगी पहनकर डांस के एक्शन में दिख रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे लोग वायरल कर रहे हैं। राज ठाकरे ने उद्धव को डुबा दिया, इस पर भी मीम बन रहे हैं। एक मीम में दिखाया गया है कि उद्धव ठाकरे डूब रहे हैं और बीएमसी ने बीजेपी को जिता दिया है। वहीं राज ठाकरे और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत उद्धव के डूबने पर खुश होते दिख रहे हैं, और वो तो रसातल में है, ये दिखाया गया है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। एक मीम में राहुल गांधी को जीरो चेक करते हुए दिखाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने फिर से वोट चोरी का आरोप लगा दिया। लोगों ने इस पर भी जबरदस्त खिंचाई कर दी। एक वीडियो बना दिया एआई से और कहा कि भाई देखो, राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा सब जो है इस वक्त बहाने ढूंढ रहे होंगे कि क्या बताएं कि क्या हुआ है। कांग्रेस और इंडी वाले जब भी हारते हैं कोई ना कोई बहाना लेकर आ ही जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही उन्होंने किया। आज सुबह जब निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी ने वोटिंग के दौरान स्याही मिटने का आरोप लगा दिया, वोट चोरी बता दिए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने चुनाव में इस्तेमाल मशीन को दोष दिया। यह भी कहा कि वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए था। इस तरह शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ईवीएम को दोष दिया। यह भी दावा किया कि मुंबई महापालिका के कमिश्नर से मिलकर बीजेपी ने नतीजे सेट कर दिए। यानी वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही पुरानी बहानेबाजी, वही पुराना राग, कुछ नहीं बदला है बॉस इनका। और इसीलिए पब्लिक का मन नहीं बदलता कि कैसे वो नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को वोट ना करें। आप सुनिए संजय राउत कैसे तर्क दे रहे हैं। ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। अब आप सोचिए, कोई सिर पैर है इस बात का। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि वोट पड़ रहा था, मान लीजिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, वोट पड़ रहा था मान लीजिए शरद पवार की एनसीपी को, और लाइट जल रहा था बीजेपी का।
अब फिर दूसरी बात में कह रहे हैं कि महानगर पालिका के कमिश्नर से शाम में 6:30 बजे मीटिंग किए 1-1.5 घंटे का और पूरा चुनाव का नतीजा सेट कर दिया। भाई अगर ईवीएम में ही गड़बड़ी हो रखी थी तो भाई कमिश्नर को जरूरत ही नहीं पड़नी थी, और अगर कमिश्नर की जरूरत पड़ रही है, वहां से खेला हुआ है इनके हिसाब से, तो फिर ईवीएम सही था। कुछ भी बोल देना है भाई इन लोगों को। और अगर ईवीएम गड़बड़ था तो कल नहीं काहे नहीं हंगामा मचाए? क्यों आपने आपका जहां, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर ईवीएम जो है वो सील होने के पहले साइन लिया जाता है सबसे कि देखो तुम्हारे सामने सब ठीक से हुआ कि नहीं। वोटिंग शुरू होने के पहले मॉक पोल होता है, चेक कराया जाता है कि देखो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन इनको पता है पब्लिक नकार चुकी है, नेता नीचे का नकार देगा, इसलिए कुछ भी बहानेबाजी करो। और इस तरह के बयान बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन शिकायत के मोड में ही रहेगा, ये सुधारने वाले मोड में नहीं आ सकता। उन्हें कम से कम अपने सहयोगियों की ही सलाह सुन लेनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने उनको क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे हराना संभव नहीं है। बीजेपी प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, बीजेपी एक एक डेटा के मुताबिक चुनाव लड़ती है। यानी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक एक पॉइंट समझ के फैसले लेती है। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाएं? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। डेटा चोरी में वो ममता बनर्जी वाला मामला ले आए, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भूल गए। लेकिन ये कहते कहते भी कम से कम मान रहे हैं कि बीजेपी प्रोफेशनली एक एक डेटा, एक एक सीट देखकर फैसले लेती है, इसलिए जीत रही। अखिलेश यादव को यूपी की चिंता हो रही होगी, क्योंकि इंडी गठबंधन वाले हर जगह फ्लॉप हो रहे हैं। उधर कांग्रेस का फ्लॉप शो खत्म ही नहीं हो रहा। बीएमसी चुनाव में इस बार कांग्रेस अकेले लड़ी थी, कांग्रेस को किसी ने भाव ही नहीं दिया। उद्धव की शिवसेना ने तो कांग्रेस को टूरिस्ट पार्टी तक बता दिया। अकेले लड़कर कांग्रेस ने बीएमसी में पिछले चुनावों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया, आपको वो भी याद दिलाता हूं। अगर आप देखेंगे, अभी आपने देखा बीएमसी में राज ठाकरे, अब देखिए जरा बीएमसी में कांग्रेस, उसका प्रदर्शन आप देखेंगे। 2012 में सीट कितनी जीती कांग्रेस ने? 52 सीट जीती थी कांग्रेस। 2017 में लड़ी और गिर गई, और कितनी सीट जीती? 31। तीसरी बार अब 2026 में अकेले लड़के देखी ना, हम अकेले लड़के देखते हैं, और गिर गई 19 पे। मतलब जिस तरह से ये गिर रही है भाई साहब, अगली बार फिर 0 ना हो जाए। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता चला रहा है। अकेले अपनी ताकत आजमाने का कांग्रेस का दाव भी उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के ऐसे परफॉर्मेंस पर बीजेपी ने क्या कहा, एक बार वो देखिए। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं, और वीडियो में लिखा है कि मैं फिर से इलेक्शन हार गया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 96 चुनाव हार चुकी है, और इस साल राहुल गांधी चुनाव हारने की सेंचुरी पूरी कर लेंगे। ये एआई से बनाकर बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया है। एक बार सुनिए बीजेपी कह क्या रही। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत ये स्पष्ट दिख रही थी, दीवार पर लिखी, और यह भी स्पष्ट दिख रहा था कि कांग्रेस का रोना धोना शुरू हो जाएगा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी। एक हार, दूसरी हार, तीसरी हार। अरे 96 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 2026 में सेंचुरी लगा देगी हार की कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में। वही रटा रटाया आलाप कि इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो, भारतीय जनता पर गाली गलौज करो, यही काम अब कांग्रेस पार्टी का रह गया है। कांग्रेस और इंडी वालों को जितनी अपनी हार से टेंशन होगी, उससे ज्यादा चिंता तो वो ओवैसी से कर रहे हो, क्योंकि ओवैसी को भर भर के महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट मिले। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में सबसे ज्यादा ओवैसी ने चौंकाया है भाई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के लिए गजब दीवानगी दिखाई दी थी। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ओवैसी की एक झलक पाने के लिए भीड़ गिर जा रही थी कि छू लें ओवैसी जी।
यहां तक कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ जा रहा था। ओवैसी ने भी हिजाबी पीएम, मुस्लिम मेयर जैसी बातें कही, जिसके डायरेक्ट असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ते दिखे, और वो नतीजों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का आप परफॉर्मेंस देखिए बॉस, इंडी वालों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि ओवैसी ने इस बार क्या प्रदर्शन किया है। ओवैसी का प्रदर्शन आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर उनकी पार्टी का। ओवैसी AIMIM भाई वो 95 जीत गए हैं सीट, 95 मतलब ऑलमोस्ट 100 के करीब। संभाजी नगर, अब आप जरा इसको देखिए, संभाजी नगर जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां देखिए ओवैसी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। मुस्लिम आबादी जो है संभाजी नगर में वो करीब है 31%, और वहां AIMIM को कितनी सीट मिली है? AIMIM को मिली है भाई 24 सीट, और उनके सामने कांग्रेस मात्र 2। जो इतने साल मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही, उसके लिए उस पार्टी को ओवैसी के लिए मुसलमान ने छोड़ दिया भाई। उद्धव को देखिए, उद्धव को फिर भी 7 सीट आ गई, और बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी पार्टी संभाजी नगर में कौन है? AIMIM बन गई। इसी तरीके से आप देखिए मालेगांव में आप देखेंगे जो मुस्लिम आबादी है वो करीब है 80% मालेगांव में, और वहां AIMIM कितनी सीट जीती? AIMIM सीट जीत गई 20, बीजेपी जीती 2 सीट, कांग्रेस जीत रही है 3 सीट, अन्य को 41। सबसे बड़ी पार्टी बन गई AIMIM उस मालेगांव में जहां 80% मुसलमान है। आप देखिए BMC मुंबई में जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है, 20% मुस्लिम आबादी, वहां AIMIM को 8 सीट मिलती दिख रही है। यह क्लियर पैटर्न दिख रहा है बॉस महाराष्ट्र में कि मुसलमान ये धीरे धीरे समझ रहा है ओवैसी की बात को, कि इतने साल से कांग्रेस, सपा, ममता वगैरह वगैरह जिनके बारे में वो बोलते हैं कि भाई ये सब जो है वो मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, वो मुसलमान के दिमाग में घुस रहा है, और इसीलिए मुसलमान ओवैसी की तरफ जा रहा है। बिहार में गया, अब महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में गया। BMC में पिछली बार ओवैसी की पार्टी के 2 वार्ड थे बॉस, और इस बार ओवैसी 8 वार्ड जीत चुके हैं, 2 पे आगे चल रहे हैं। कहां कहां और दम दिखाए? सोलापुर में 8 सीट जीते हैं, धुले में 8 सीट, नांदेड़ में 8 सीट, अमरावती में 6 सीट, ठाणे में 5 सीट, नागपुर में 4 सीट, अहिल्यानगर में 2 सीट, चंद्रपुर में 1 सीट। शहरी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में ओवैसी का स्ट्रांग होल्ड दिखाई दिया। ओवैसी ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने कमाल करके दिखा दिया है, और अपने इस प्रदर्शन से यूपी से लेकर बंगाल तक उन सभी पार्टियों को टेंशन दे दी है जो पार्टियां मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार समझती। एक संकेत बिल्कुल साफ मिल रहा है कि मुसलमान ओवैसी के साथ जाने लगा है। और ओवैसी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी आपको पता है? मुसलमान तो एक तरफा कहा जाता है कि भाई वोट देता है जो बीजेपी को हरा सके, उसको लगता था कि भाई ओवैसी क्या ही हरा पाए। आज की डेट में मुसलमान के अंदर यह मैसेज चला गया कि ओवैसी हरा सकते हैं, ओवैसी जीत सकते हैं, और जैसे जैसे यह मैसेज क्लियर होगा आप देखिएगा और मुसलमान ओवैसी के साथ जुड़ता चला जाएगा। उधर हिंदू वोट बंटने को तैयार नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। इधर मुसलमान अगर इंडी को छोड़कर शिफ्ट हो रहा है ओवैसी की तरफ, भाई इंडी का तो हाल ही खराब हो जाएगा, फिर खत्म। और 2026 की शुरुआत इंडी की हार से हुई है। उद्धव ठाकरे ने सब गवा दिया है। बीजेपी आत्मचिंतन की सलाह दे रही है उद्धव ठाकरे को। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी,
उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी भी मान के चल रही है कि जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव होगा। संजय राउत ने कुछ देर पहले कहा है कि मुंबई के नतीजे आने में रात के 12 बजेंगे और जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं वो बदल जाएंगे। सुनिए संजय राउत। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजेंगे, रात को 12 बजे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई है और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव हो गया। संजय राउत कह रहे हैं कि 100% फिगर बदल जाएगा बीएमसी। भाई 193 के नतीजे आ चुके, कितना बदल दीजिएगा। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले तो सुबह आप कहे थे कि इधर बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, शिवसेना उद्धव ठाकरे को के लिए बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा था, बटन लाइट उधर जल रहा था। तो जब ईवीएम में खेला हुआ था आपके हिसाब से, तो कैसे 100% रिजल्ट बदल रहा है? उसके बाद बोले थे कि कमिश्नर को बैठा के 1.5 घंटा मीटिंग करके रिजल्ट सेट हो गया है, तो रिजल्ट सेट हो गया था तो कैसे 100% बदल जाएगा? आप इन लोगों का हिसाब देखते हैं बॉस। ये लोग पब्लिक को मूर्ख समझते हैं कि जब जो मन में आएगा बोल देंगे। पब्लिक सब समझ रही है बॉस, और इसीलिए इन लोगों का यह हाल है, इसीलिए इन लोगों का यह हाल है। पर कुछ ना बदलेगा, इनमें तो बदलाव आने की संभावना ही है भाई, नहीं है। लेकिन क्या बंगाल में बदलाव आने वाला है? हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। मोदी का हिंदुत्व, ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान आ रहा। अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला होगा क्या? कोर्ट में घिरी ममता तो बंगाल में अलग बवाल मच गया। अब मोदी बंगाल में ऐसा क्या करने वाले जो गेम चेंजर होगा क्या? अब इसका चैप्टर। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बंगाल में ममता बनर्जी को टेंशन दे दी। बीजेपी के साथ हिंदू वोटों का एकजुट होना और ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान पहुंचना, यह ममता बनर्जी के लिए बहुत तनाव वाली खबर है। ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे का जो उन पर आरोप लगता है उस पर टिकी रहें, या बिहार में इंडी की तरह एसआईआर के विरोध की राह पकड़ी रहें, या फिर हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी को चुनौती दें। क्योंकि आप देखिए कि जब हिंदू वोट एकजुट हो रहा है तो मुंबई नगर निगम में 30 साल से चला आ रहा राज ठाकरे, या माफ कीजिएगा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो रहा है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मान बैठे थे कि अरे हमको कौन शीश महल से निकाल पाएगा, हमारा किला कोई नहीं गिरा सकता, वहां 27 साल बाद पीएम मोदी ने बीजेपी की ऐसी वापसी करवाई कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हारकर दिल्ली से गायब हो गए, ऐसा लग रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी अब बंगाल में अपना किला हाथ से निकलता नजर आ रहा है, और कंफ्यूजन में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के साथ हिंदुत्व को भी साधने की डबल राह पर चल रही। इन सब के बीच बंगाल में पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो गेम चेंजर होगा? बंगाल की पॉलिटिक्स में गजब बवाल मचा है, उसकी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। कभी जय श्री राम का नारा सुनकर एकदम से फायर हो जाने वाली ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा जुलूस पर पाबंदी लगाने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी आज महाकाल की शरण में है भाई। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज साधु संतों की मौजूदगी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इसका नाम उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने महाकाल के जयकारे लगाए। सुनिए कितना कुछ बंगाल में बदलता दिखने लगा है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। रक्षा करो महाकाल कह रही हैं। किसकी रक्षा करने कह रही हैं? क्या अपनी पॉलिटिक्स खतरे में दिख रही है क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ट्रैक चेंज कर रही हैं उससे संकेत साफ है कि वो खुद मान चुकी हैं कि इस बार बंगाल में उनकी आर पार की लड़ाई है। हिंदू वोट मोदी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है।
और इसलिए आप देखिए कि एक तरफ आज ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 18 एकड़ जमीन पर बनने वाले महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले वो हिंदुओं के बड़े तीर्थ गंगा सागर में पुल बनाने का वादा कर चुकी हैं। 30 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी। इससे पहले वो मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। यानी जो ममता बनर्जी 3 बार से वहां बंगाल में राज चला रही हैं, उनको अचानक 2026 के चुनाव के पहले याद आ रहा कि यहां मंदिर, वहां मंदिर, यहां मंदिर, वहां मंदिर बना दो। क्यों? चुनाव से पहले ही जिस तरह ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जाकर बैटिंग कर रही हैं, वो दरअसल ममता बनर्जी की मजबूरी भी है, क्योंकि बंगाल में बाबरी वाले मामले ने ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऊपर से जिस तरह की धमक ओवैसी दिखा रहे हैं, पहले बिहार अब महाराष्ट्र में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटर्स के बीच अपनी पैठ दिखा दी है, उससे ममता बनर्जी को यह टेंशन जरूर होगी कि कहीं बंगाल के चुनाव में मुसलमान ही खेला ना कर दें, क्योंकि बंगाल में अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमान ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोट करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में यह साबित हुआ कि बंगाल में हिंदू वोट एकजुट होते दिख रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यह बीजेपी का दावा है, यानी करीब 17% हिंदू वोट मिले। वहीं CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे। 2014 में यह आंकड़ा 21% था। ऐसे में ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि वो अब सिर्फ 27% मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे पीएम मोदी को चुनौती शायद ही दे पाए। इसलिए ममता बनर्जी अब इस कंफ्यूजन में दिखती हैं कि वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या फिर हिंदू वोट के पीछे जाएं। इस कंफ्यूजन के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के मामले में ब्लंडर किया, और जब ममता बनर्जी ईडी के मामले में कोर्ट में घिरी तो बंगाल में अलग बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के लिए बहाना बनाया गया चुनाव आयोग के SIR को, जिसको लेकर बंगाल एक बार फिर सुलगने लगा है। मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले तक हंगामा बरपा हुआ है। इस बवाल के बहाने अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई इस तस्वीर को देखिए। टायर जलाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार खड़ी हो गई, जाम लग गया। बेलडांगा अकेला नहीं, उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में भी जमकर हंगामा बरपा है। यहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, अंदर रखे सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप TMC के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इससे पहले मुर्शिदाबाद के फरक्का में BDO दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। बवाल का आरोप यहां भी TMC के कार्यकर्ताओं पर है, जो SIR का विरोध कर रहे हैं। फरक्का में हुए बवाल का अगुवाई तो खुद ममता बनर्जी के विधायक मनीरुल इस्लाम ने किया और SIR में राम और रहीम को लेकर विवादास्पद बयान दिया। मनीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि SIR में लगे लोग नाम देखकर कागज मांग रहे हैं और मुसलमान को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। सुनिए इनको। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। बंगाल में हो रहे इस बवाल को लेकर भी ममता बनर्जी नया एंगल देने में जुट गई। ममता बनर्जी ने इस बवाल को SIR और दूसरे राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले का गुस्सा बताया। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद और बेलडांगा में हुए प्रदर्शन पर कह रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का गुस्सा जायज है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण हुआ। SIR के दौरान जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि लोगों का गुस्सा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोच रहे हैं आप, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और CM करेगा, गुस्सा है तो क्या ही करेगा। ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में यह बवाल और तेज होगा। सुनिए एक बार उनको। I am dedicated of the people, by the people, for the people. আমি ডেডিকেটেড ফর দ্য পিপল। মানুষের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো এবং মানুষের জন্য লড়াই জারি থাকবে। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, অটোক্রেসির বিরুদ্ধে ডেমোক্রেসি রক্ষা করার জন্য এই লড়াই চলছে এবং চলবে। আগামী দিন আরো জোরদার হবে। ममता बनर्जी जो भी कहें, जो भी करें, इस बार चर्चा पूरे जोर पर है कि ममता बनर्जी के लिए यह लड़ाई बंगाल की आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी फुल जोर लगाए बैठी है और अब जिस तरीके से ओवैसी ने गति पकड़ ली है, चाहे बिहार में, चाहे अब महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से वहां बाबरी बनवा रहे हैं
हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ जाने की बातें कर रहे हैं। बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा घमासान लेकर आने वाला है, लेकिन फिलहाल हम लेकर आए हैं अगला चैप्टर। ममता बनर्जी जो मंदिर बनवा रही है वो तो अलग बात है। पाठशाला में अब देखिए अगला चैप्टर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और उस मंदिर में पहुंच गया दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। वो तस्वीर आ गई है बॉस, जिसे देखकर मन गदगद हो जाएगा। भव्य राम मंदिर के बाद वो रामायण मंदिर जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा, उसकी तस्वीरें लेकर आया हूं आपके लिए। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना तो आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यही आस्था बिहार में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण आधारित मंदिर बन रहा है, जिसे देखने के लिए अभी से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। मंदिर को पूरा बनने में करीब 5 साल का वक्त है, लेकिन इसके बाद भी विराट रामायण मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पिछले 2 दिनों में तो निर्माणाधीन मंदिर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं बनता हुआ देखने के लिए। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। श्री राम और भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। मंदिर की निर्माण साइट पर मेले जैसा माहौल है, और वजह है उसकी, क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। निर्माणाधीन मंदिर में आस्था का सैलाब क्यों उमड़ा है, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि विराट रामायण मंदिर की इतनी चर्चा हो क्यों रही है। विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। 2500 साल के लिए विराट रामायण मंदिर को डिजाइन किया गया है। विराट रामायण मंदिर पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। विराट रामायण मंदिर इतना भव्य, इतना विराट बन रहा है कि जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो सिर्फ पूर्वी चंपारण नहीं, बल्कि पूरा बिहार धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाएगा। आज विराट रामायण मंदिर की एक एक तस्वीर और खासियत आपको दिखाऊंगा। भगवान राम और शिवजी की भक्ति का एक छोटा सा पहले ट्रेलर देखिए। सबसे बड़े शिवलिंग के वहां पहुंचने पर क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्रेलर। बहुत अच्छा मंदिर है, बन रहा है। सो शिवलिंग भी बहुत अच्छे हैं। दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बिहार में अभी तक बोधगया, पटना, राजगीर, वैशाली को धार्मिक नगरी कहा जाता था, लेकिन पूर्वी चंपारण में जिस तरह आस्था का सैलाब टूट पड़ा है, उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त विराट रामायण मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंच गया है। हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि जब दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के लिए निकला था, और हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे उसमें शिवलिंग बने हुए हैं, छोटे छोटे। अब जब यह विराट शिवलिंग पूर्वी चंपारण पहुंचा तो लोगों की आस्था का सैलाब आ गया। शिवलिंग को विशाल ट्रक पर लाद कर लाया गया, जो लोगों ने ट्रक पर रखे शिवलिंग को ही पूजना शुरू कर दिया भाई। विराट नारायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि शिवलिंग मंदिर में आ चुका है, भाई मेला लग गया। वहां इतने लोग पहुंचने लगे हैं कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। लोग करेंगे अरे शिवलिंग स्थापित होगा, अभी तो पहले एक बार छू लें, एक बार देख लें, एक बार आशीर्वाद ले लें। लोगों ने तो लिटा कर रखे गए शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। देखिए, कई लोग शिवलिंग के पास पहुंचकर मन्नत मांग रहे थे, कई लोग दिया जलाकर पूजा पाठ कर रहे थे। इस देश में सोचिए, हिंदुओं की इतनी प्रबल आस्था है, उस देश में राम मंदिर बनता है तो कोई मोदी के आने के बाद, उस देश में कोई दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनता है तो मोदी के आने के बाद, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनता है तो अब जाके, जब इतनी आस्था है और 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू। शिवलिंग की खासियत आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर तराशा गया है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर, या 3,000 इंसानों के बराबर इसका वजन है। आप देखिए कि जब दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग निर्माणाधीन मंदिर में पहुंचा तो वहां क्या माहौल था। हमारे सहयोगी साकेत की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो यहाँ पर इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये जो पूरा जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये 210 टन का ये पूरा शिवलिंग है, यानी कि इतना भारी। और इसे महाबलीपुरम
जो तमिलनाडु में है वहाँ से इसका ये निर्माण कराया गया है और लगभग 10 साल का समय लगा है इस जो ये काले ग्रेनाइट के पत्थर से इस पूरे मूर्ति का जो है वो निर्माण किया गया है। और इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे शिवलिंग जो है वो यहाँ पर 1008 ऐसे शिवलिंग है जो कि इस पर बनाए गए हैं और इसीलिए इसको शिवलिंग जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस छोटे छोटे शिवलिंग के चलते ये जो पूरा जो शिवलिंग है इसको नाम भी दिया गया है और विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना होगी। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ यानी अभी शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ लेकिन हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, लोग पूज रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग जिस मंदिर में स्थापित होने वाला है उस मंदिर के बारे में सुनेंगे तो और चौंक जाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव के पास बन रहा विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ऊंचाई में 2 गुना होगा। विराट रामायण मंदिर का पूरा परिसर 140 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। विराट रामायण मंदिर में कुल 18 शिखर हैं और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, जबकि 4 शिखर 180 फीट के होंगे और 1 शिखर 135 फीट का। 8 शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जबकि 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट। विराट नारायण मंदिर के निर्माण में 250 कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। देश की बड़ी कंपनियों को इसके निर्माण का ठेका दिया गया है। विराट नारायण मंदिर की तुलना अभी से अयोध्या के राम मंदिर से होने भी लगी है। कहा जा रहा है कि विराट नारायण मंदिर अयोध्या के राम मंदिर से भी भव्य होगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है और ऐसा क्यों वो भी समझिए। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 213 फीट है। मध्य प्रदेश के राजराजेश्वर मंदिर के शिखर की ऊंचाई 216 फीट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने मंदिर की ऊंचाई 252 फीट है, जबकि विराट रामायण मंदिर के शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। विराट नारायण मंदिर सिर्फ दुनिया का सबसे विशाल मंदिर ही नहीं होगा, बल्कि मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हजारों साल तक इसी तरह खड़ा रहेगा। मंदिर की नींव को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन से यह मंदिर 8 की तीव्रता का भूकंप सहने में सक्षम होगा। इसके लिए मंदिर के आधार को 100 फीट नीचे तक ले जाकर बनाया जा रहा है। मंदिर के आधार को 3300 पाइल्स से, जो एक तरह के खंबे होते हैं, उन पर बनाया जा रहा है। पाइल्स पर ही मंदिर के जो पिलर्स हैं उन पर ही खंबे बनाए जाएंगे, जो इसे भूकंप के झटकों को सहने में सक्षम बनाएंगे। इससे विराट रामायण मंदिर करीब 2500 साल तक इसी तरह खड़ा रहेगा। तो इस मंदिर को बनाने में मेहनत पूरी लग रही है, बनाने वालों का तेल भी निकल जाएगा, लेकिन भाई सनातन के गर्व की बात है।